हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा कार्बोनियम आयन। क्या टॉपिक है? कार्बोनियम आयन पढ़ेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट, स्टेबिलिटी, फॉर्मेशन और इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। क्या हेडिंग है हमारा? कार्बोनियम आयन। डाल देता हूं मैं हेडिंग। क्या हेडिंग है हमारा? कार्बोनियम आयन। ठीक है, बस इस टॉपिक को कार्बोनियम आयन। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, असल में ना इस कार्बोनियम आयन का एक नाम और है, और वो था कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्बोकैटायन। तो वो भी मैं लिख दे रहा हूं, देखो यह बोला जाता है इसको कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। इसको मत पढ़ना कभी, पढ़ो कार्बोकेशन, केशन। तो ये कार्बोकेशन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसको? कार्बोकैटायन पढ़ना है ना। तो कार्बोकैटायन। अब ये होता क्या? तो ये होता है ऐसे आयन जिन पर कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? याद कर लियो शुरू में कि कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान देना, कार्बोनियम आयन में कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अरे यार, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिजन होंगे या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिजन होंगे? दिमाग लगाओ। पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या होंगे? न्यूक्लियोफिलिक रिजन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिजन। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिजन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब भैया जिसके पास प्लस है वो कैसे ढूंढेगा? वो तो यार माइनस वाले को ढूंढेगा। सेकंड पॉइंट हमारा इस पे ये आता है। पहला पॉइंट तो मैंने तो बता दिया। पहला पॉइंट क्या? कि कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या? ये इलेक्ट्रोफिलिक रिजन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये भैया इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जहां इलेक्ट्रॉन देखा बस वहीं पर शुरू हो गए। ठीक है, तो प्लस हमेशा माइनस को अट्रैक्ट करता है। दूसरा पॉइंट, हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, और हाईली क्या होता है? रिएक्टिव होता है। सिंपल सी बात है, चार्ज कौन सा लगा हुआ? पॉजिटिव, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी अणु से फास्ट रिएक्शन करता है। पहला पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, परिभाषा इसकी। तो ऐसे आयन थोड़ा ध्यान देना, ऐसे आयन जिनमें कार्बन एटम पर क्या होता है बेटे? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, होता है। क्या कहलाते हैं आपके? कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। कार्बोनियम आयन कहलाते हैं ना। कितना इजी टॉपिक है। लो, कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसका हमारे पास? सेकंड पॉइंट ये होता है कि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल मतलब अत्यधिक अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट। कैसे होते हैं ये? यानी कि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है भाई, हाईली अनस्टेबल होते हैं। बहुत बढ़िया, ये हाईली अनस्टेबल है। तो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? यार ये हाईली अनस्टेबल तो होते हैं, हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ये वाला पॉइंट भी लिख दे रहा हूं मैं इसमें। लो, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। लो साहब, चलो, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक। और किसी अणु से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट मतलब अपना अष्टक, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी अणु से फास्ट रिएक्शन करते हैं। तथा है ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी अणु से फास्ट रिएक्शन करते हैं। अरे भाई, तभी तो हाईली रिएक्टिव हैं, फास्ट रिएक्शन करते हैं। आर छोटा बनाना। ठीक है, यहां भी आर छोटा बनेगा। तो फास्ट रिएक्शन करते हैं, ध्यान देना जरा। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं तथा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी अणु से फास्ट रिएक्शन करते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि प्लस चार्ज है, तो क्या है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिजन होते हैं। है ना, लिख दे रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिजन होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिजन होते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिजन होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिजन होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इनके पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट। है ना, कितना इजी है बेसिक कंसेप्ट। और कुछ बचा इसमें? कुछ भी नहीं बचा यार।
ऐसे आयन जिनमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोनियम आयन कहलाते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और क्या होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होता है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है तो फास्ट रिएक्शन करेगा, या फिर जब वो हाईली स्टेबल है तो फास्ट रिएक्शन करेगा? लगाओ जरा, सोचो, दिमाग लगाओ। जो हाईली अनस्टेबल होगा वो फास्ट रिएक्शन करेगा क्योंकि बहुत जल्दी टूट जाता है वो, और जो स्टेबल है वो तो भैया मजबूत है, इतनी जल्दी क्यों टूटेगा वो, उसको तोड़ने के लिए तो आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए अगर कोई चीज़ हाईली रिएक्टिव है तो वो हाईली अनस्टेबल भी होगी। ध्यान देना, अगर हाईली अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव होगी, अगर हाईली रिएक्टिव है तो कैसी होगी, तुम्हारे पास हाईली अनस्टेबल होगी, तभी रिएक्शन संभव है ना। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आ जाता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। ठीक है भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। चलो देखते हैं। तो क्रम क्या होता है कि मैं तुम्हें पहले क्रम लिखवा दूं। तो स्टेबिलिटी का जो क्रम होता है का क्रम निम्नलिखित होता है। ठीक है, अब कैसे होता है वो भी देख लो। देखो, सबसे पहला आता है 3rd डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, फिर 1 डिग्री कार्बन आयन। समझ में आ रहा है ना? ये 3rd डिग्री कार्बोनियम आयन हाईली क्या होता है तुम्हारे पास, 3rd डिग्री कार्बोनियम आयन स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बन आयन कम स्टेबल होता है, और 1 डिग्री कार्बोनियम आयन और कम स्टेबल होता है। ठीक है, अब एक बार रीजन देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यार 3rd डिग्री कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है ना। क्यों ज्यादा स्टेबल है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर कार्बोनियम आयन की, किसकी, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। प्लस आई इफेक्ट, अच्छा ये बताओ, प्लस आई इफेक्ट डालने वाले समूह कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट डालेंगे भाई? तो प्लस आई इफेक्ट डालने वाले जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं जैसे मैथिल हो गया, ठीक है, आइसोप्रोपिल हो गया तुम्हारे पास, एथिल हो गया। ठीक है, जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप तो अपना पढ़ रखा होगा, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, एपिल। तो ये सब क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। और एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने पर स्टेबिलिटी क्या होती है तुम्हारे पास, बढ़ जाती है। जितने एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, देखो जैसे मैंने माना मेरे पास है CH3, फिर मेरे पास CH3, इसके बाद में फिर CH3, चार्ज ले लिया मैंने प्लस का। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो CH3C, चलो साहब लो, मैंने H यहाँ ले लिया, एक CH3 मैंने कम कर दिया, अभी भी ये कार्बोनियम आयन है। चलो साहब CH3C मैंने H जो है और कम कर रखा है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया कितना, बस ऐसे रहने दो, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये है मेरे पास, इसका नाम है टी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, टी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन है ना। इसका नाम है आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन, और इसका नाम है हमारे पास कितना, एथिल कार्बोनियम आयन। चलो साहब, एथिल कार्बोनियम आयन, ध्यान देना जरा चीज पर। अब जो मुझे समझाना है आपको, वो समझाना है कि 3rd डिग्री मोर स्टेबल है, 2 डिग्री से, 2 डिग्री मोर स्टेबल है, 1 डिग्री से। रीजन क्या होगा, देखो एल्किल ग्रुप जो होते हैं ना वो प्लस आई इफेक्ट डालते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होते हैं। क्या करने वाले समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होते हैं। जब भाई इलेक्ट्रॉन देंगे, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा, और ये भी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा। अब प्लस चार्ज क्या करें, यानी कि 3 एल्किल समूह मिलकर क्या कर रहे हैं, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन। तो उन इलेक्ट्रॉनों के बीच और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। और जब इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो ये प्लस जो है वो हाईली क्या हो जाता है तुम्हारे पास, स्टेबल होता है। मतलब रिएक्शन करने में बहुत समय लगाता है, रिएक्शन फास्ट नहीं करता क्योंकि बन गया इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ये बन गया। ठीक है, अब यहां देखो भाई मैंने एल्किल ग्रुप कम कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में कम इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। इसका मतलब है ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब
थोड़ा कम स्थायी हो जाएगा। यहाँ देखो केवल एक ही एल्किल ग्रुप है, क्या है यहाँ केवल एक ही एल्किल ग्रुप है, तो एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हुआ तुम्हारे पास प्लस चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स और कम हो जाएगा और ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने जितने आप एल्किल ग्रुप बढ़ाते रहोगे, जितने आप एल्किल ग्रुप बढ़ाते रहोगे, ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होगी तुम्हारे पास, बढ़ती रहेगी, और जितने एल्किल ग्रुप कम होंगे स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। अब आगे वाला पॉइंट देखते हैं, एक चीज और है, माइनस आई इफेक्ट डालने वाले ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट डालने वाले जो ग्रुप होते हैं, माइनस आई इफेक्ट डालने वाले ग्रुप, ठीक है, कार्बोनियम आयन की, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी घटा देते हैं, स्टेबिलिटी घटा देते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने प्लस आई इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, वो मैंने एक वीडियो में डाल रखा है, आप उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन हो गया। अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, किस तरह से ये बनाए जाते हैं, कैसे करोगे इनको फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, लो साहब, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। चलो साहब बना के देखते हैं कैसे बनेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। तो सबसे पहले देखो इनका इसका जो मेथड है, तो पहला मेथड है वो ले रहा हूं मैं, थोड़ा ज़रा ध्यान देना पहले मेथड पे। पहला मेथड आता है तुम्हारे पास जितने भी हेट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, हेट्रोजीनियस कंपाउंड पर, ठीक है, एसिड के योग से, एसिड के योग से, ये पहला मेथड है क्या करने का, कार्बोनियम आयन बनाने का। अब आपको ये पता करना है कि भाई ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड क्यों होते हैं, क्योंकि टॉपिक क्लियर करना है और टॉपिक के अंदर घुस जाओ से करके, तभी वो टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास हेट्रोजीनियस कंपाउंड। अब ये जो हेट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं इनको बोला जाता है हिंदी में असंतृप्त यौगिक, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक। और यहाँ जो मैं बनाने वाला हूँ कार्बोनियम आयन, वो इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों से बनाने वाला हूँ। ठीक है, कैसे बनेगा वो देखते हैं एक बार। देखो अगर मैं तुम्हें लिख दूं थोड़ा बहुत, तो जो आपके पास एल्कीन आते हैं, ठीक है, एल्कीन हो गया, कार्बोनिल हो गया एंड ठीक है नाइट्रिल हो गया, आपके पास नाइट्रिल हो गया। ठीक है, नाइट्रिल कंपाउंड जो होते हैं कंपाउंड, वो लुईस एसिड में घुलकर क्या करते हैं, लुईस एसिड में घुलकर कार्बोनियम आयन बनाते हैं, कार्बोनियम आयन बनाते हैं, लुईस एसिड में घुलकर कार्बोनियम आयन बनाते हैं। तो यार बड़ा टफ सा लग रहा है कि यार ये एल्कीन क्या होते हैं, भाई डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, लोस ऑफ CH, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ भी आप H जोड़ सकते हो, यहाँ भी आप H जोड़ सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ नहीं जोड़ा। ठीक है, प्लस H+, सिंबल लगाऊंगा मैं रिवर्सिबल का। ठीक है भाई, क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। अब क्या होता है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, देखो इसमें एक सिग्मा है एक पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉइंट याद कर लियो, जो नोक होती है वो अपने साथ माइनस लेके जाती है और पीछे का छोड़ती है प्लस। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है यार, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। ये बीच में जो H है ये तो बीच में पिछड़ा भी जा रहा है, इसको तो बाहर निकाल देता हूं आप। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड में एक पाई है एक सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, दो इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिए, इस कार्बन पे ट्रांसफर कर दिए। तो इस कार्बन के पास तो भाई एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वहां शो करते हैं माइनस से, क्योंकि जहां माइनस होता है वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और जहां प्लस होता है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस। इस टाइप से देखो CH, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या गया मेरे पास नेगेटिव चार्ज, है ना, इस पे क्या जाएगा तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव और जो ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये क्या कर लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन, यानी कि कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन। लो साहब मैंने कार्बोनियम आयन लिख दिया, बन गया। देखो ऐसे बनता है ये। अब क्या होता है कि भाई इसके बाद एक कंपाउंड और ले रहा हूं मैं, कार्बोनिल ग्रुप, इसको बोला जाता है कीटोन ग्रुप भी बोला जाता है इसको। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप या कीटोन ग्रुप। यहाँ क्या होता है कि प्लस फिर से एसिड में घोल दो, लुईस एसिड में इसको, चलो साहब एसिड में घोल दिया मैंने इसको, फिर से अगेन ये वाला बॉन्ड इस पर क्रिएट कर दो, तो जो ये नोक होगी लेके जाएगी माइनस, और जो पीछे छोड़ जाएगी प्लस, नोक साथ लेके जाती है माइनस और पीछे छोड़ के जाती है प्लस।
तो यहाँ रहेगा मेरे पास, इस पास जाएगा प्लस और इस पास जाएगा तुम्हारे पास माइनस। अब माइनस प्लस दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, ये भी कार्बोनियम आयन बन गया। ठीक है, नाइट्रिल कंपाउंड ले लो, चलो साहब लो, मैंने यहाँ ले लिया नाइट्रिल कंपाउंड। ठीक है, इसमें 2 पाई हैं और एक क्या है, सिग्मा है। चलो ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, अभी नहीं, H प्लस कौन लिखेगा भाई, यहाँ ये H प्लस आ गया मेरे पास। अब मैंने ये वाला बॉन्ड इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्या आ गया माइनस, इस पर क्या आ जाएगा प्लस, तो भाई इस पर माइनस आ गया और ये वाला तुम्हारे पास प्लस, मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। यार इतना ईजी है देखो टॉपिक, बस समझने की दिक्कत होती है। ये आ गया मेरे पास प्लस, तो ये भी क्या बन गया मेरे पास, कार्बोनियम आयन। ये भी क्या बना मेरे पास, कार्बोनियम आयन, है ना, ये बन गया मेरे पास कार्बोनियम आयन। ठीक है, इजी टॉपिक था। अच्छा इसका सेकंड मेथड और आता है मेरे पास, ये तो पहला मेथड हो गया मेरे पास। अच्छा मैं इसका सेकंड मेथड लेता हूँ बनाने की विधियों में। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन में सेकंड मेथड है मेरे पास एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड पर एसिड के योग से, एसिड के योग से, चलो साहब योग से। तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होगा, एल्किल हैलाइड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, एल्किल हैलाइड का नॉर्मल फॉर्मूला होता है RX, X4 क्या होता है, हेलोजन, X4 क्या होता है एल्किल का सामान्य फॉर्मूला RX होता है। ध्यान देना ये होता है एल्किल हैलाइड। और हेलोजन कितने होते हैं तुम्हारे पास, 4 होते हैं। फिर कल बाहर आई, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। हेलोजन को शो करते हैं हम किससे, X से। और R4 होता है कोई भी एल्किल ग्रुप, क्या होता है, एल्किल ग्रुप, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल और पेंटिल, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो एल्किल ग्रुप मतलब RX। तो यहां मैं ले लेता हूं, देखो चलो मैंने यहाँ R सिंगल बॉन्ड मैंने Cl ले लिया यार, चलो ठीक है। इसको मैंने लुईस एसिड में घोल दिया, H प्लस में घोल दिया, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो तो यह बन जाएगा R। देखो ये वाला बॉन्ड क्लिक कर रहा हूं मैं, इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो इस पर जाएगा प्लस और इस पर जाएगा तुम्हारे पास HCl माइनस, तो ये बन गया मेरे पास कार्बोनियम आयन। यहाँ पर कार्बन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान देना, क्या बन गया, कार्बोनियम आयन, ये बन गया कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है, फिर देखो R, चलो मैंने फिर ले लिया Cl, अब ले लिया मैंने AlCl3, क्या ये एसिड है, हाँ भाई AlCl3 एसिड है, हाँ एसिड है। ये लुईस कंसेप्ट होता है, ठीक है, लुईस कंसेप्ट के अनुसार AlCl3 क्या होता है, एसिड होता है, क्योंकि एल्युमिनियम के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, यहाँ पे एल्युमिनियम के पास 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे, जिसके कारण AlCl3 की प्रकृति कैसे हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि भाई मैं ये वाला बॉन्ड इस पे क्लिक कर रहा हूं तो माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, लो साहब इस पे भी प्लस आ गया और AlCl4 क्या गया मेरे पास, माइनस आ गया, है ना। तो क्या लिखना, तो मैं जितने भी तुम्हारे पास एल्किल हैलाइड होते हैं ये वाले, यानी कि एल्किल हैलाइड्स होते हैं, एल्किल हैलाइड काय में घुलकर, लुईस एसिड में घुलकर, ठीक है, कार्बोनियम आयन बनाते हैं, ठीक है। बस 2 मेथड हो गए आपके, कितने मेथड हो गए तुम्हारे पास, ये 2 मेथड हो गए। तो फॉर्मेशन में हो गया, आप पढ़ते हैं ऐसे केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग, क्या हेडिंग है हमारा, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनियम आयन। चलो साहब, पहली रिएक्शन आता है मेरे पास, पहली रिएक्शन होती है, देखो पहली रिएक्शन जो होती है वो ये होती है न्यूक्लियोफिलिक रिजैन का योग, ठीक है, ये पहली रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिजैन का योग। कैसे करोगे वो देख लो, ठीक है। तो मैं कोई भी कार्बोनियम आयन लूंगा आपके पास, जैसे मैंने ले लिया ये वाला CH3, फिर CH3 और फिर CH3, ठीक है, जरा ध्यान देना है। और यह है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, क्या है, ये कार्बोनियम आयन है। अगर मैं लूँ न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होता है तुम्हारे पास, ये वाला होता है, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक। ये क्या हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक, ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक रिजैंड है ऐसे रिजैंड जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऐसे रिजैंड जो
नाभिक से स्नेह रखते हैं, न्यूक्लियस से स्नेह रखते हैं। ध्यान देना, जो नाभिक से स्नेह रखता है क्योंकि नाभिक पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये सब के सब कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिजाइन होते हैं। तो अब जब मैं क्रिया कराऊंगा देखो माइनस प्लस डायरेक्ट जुड़ जाएगा हमारे पास CH3, फिर CH3 और उसके बाद में तुम्हारे पास CH3 और यहाँ जाएगा तुम्हारे पास कितना बेटे? Z। ऐसे ऐड होता है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, वो करके दिखाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, स्क्रीनशॉट आप करें, सेम टू सेम एग्जांपल दूंगा करने के लिए। कैसे करोगे वो देखो जरा। तो CH3 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 चार्ज कौन सा है मेरे पास? पॉजिटिव है, ठीक है। और प्लस माइनस वाले यानी कि सब न्यूक्लियोफिलिक रिजाइन होते हैं, जोड़ो, ऐड करो। तो सिंपल सी बात है यार, ऐड हो जाएगा। ये क्या है? ये थर्ड डिग्री कार्बोनियम आयन है, थर्ड डिग्री कार्बोनियम आयन होता है, थर्ड डिग्री कार्बोनियम आयन होता है। जब ऐड करोगे तो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास CH3C, ये बना मेरे पास CH3, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास CH3 और ये आ जाएगा मेरे पास OH। तो ये बन गया टी ब्यूटिल अल्कोहल, है ना। सेकंड नंबर देखो, इसका सेकंड नंबर आता है मेरे पास, ठीक है। सेकंड नंबर मेरे पास आता है इसका एडिशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। एडिशन ऑफ एल्कीन। यार हमें एल्कीन का ऐड करना है, एल्कीन को हमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले यही मेथड ले लेते हैं हम, CH3 फिर CH3 फिर CH3, ठीक है। और यू नो कि मुझे एल्कीन ऐड करना है, तो मैंने चार्ज लिया प्लस का इस पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा करो चलो ऐड। तो चलो एक काम करता हूँ मैं, ये वाला बॉन्ड इस पे क्रिएट करता हूँ। इस बार इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस मिले क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड बना लेते हैं ऐसा करके। ये देखो बन गया एक बॉन्ड, और यहाँ रह गया मेरे पास CH2, और क्योंकि बॉन्ड टूट चुका है CH2 पे क्या जाएगा मेरे पास? प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो। तो एडिशन ऑफ एल्कीन हो गया, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिजाइन हो गया, ठीक है। दो रिएक्शन हो गई, बहुत हो गई, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन, ठीक है। इसको करता हूं मैं इरेज। चलो साहब, इसके बाद पढ़ लेते हैं हम, नया हेडिंग है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन, ध्यान देना क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन। तो मैं पहला पॉइंट आपको ये बता दूं, यानी कि कार्बोनियम आयन की संरचना। तो पहला पॉइंट ये होता है, जो ये आप कार्बन एटम देखते हो ना, ये वाला जो पॉजिटिव कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है तो उसकी शेप कैसी होगी, उसकी आकृति कैसी होगी और बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उनकी आकृति होती है ट्रायंगुलर, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। तो सिंपल सी बात है, इसकी आकृति, क्योंकि यहाँ भी इसमें भी क्या हो रहा है, यानी कि कार्बोनियम आयन में भी क्या पाया जाता है? कार्बोनियम आयन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जिसके कारण इसकी आकृति कैसी होगी? ट्रायंगुलर होगी, और बॉन्ड एंगल कितना होगा तुम्हारे पास? 120 डिग्री होगा। बस लिखने की बात है। अब कैसे लिखा जाएगा वो देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, देखो कार्बोनियम आयन में कार्बोनियम आयन में जो पॉजिटिव कार्बन एटम होता है C+ जो होता है वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। यानी कि कार्बोनियम आयन कैसा होता है? यानी कि कार्बोनियम आयन में C+ जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब तुम्हें पता है कि भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक S और 2 P आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा के 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि ध्यान देना, तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कोवालेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है। तो एक S ने भाग लिया और 2 P ने भाग लिया, बचा एक कौन सा बचा मेरे पास? एक बचता है आपका PZ, PX PY तो इसमें आ गए, लेकिन PZ रह गया हमारे पास। तो PZ ऑर्बिटल क्या होता है? बैकएंड होता है, जैसा बोला जाता है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। PZ ऑर्बिटल कैसा होता है? बैकएंड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, p ऑर्बिटल कहते हैं, p ऑर्बिटल
कहते हैं, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, इसकी जो शेप होती है, इसकी शेप कैसी होती है कार्बोनियम आयन की, इसकी शेप होती है ट्राईएंगुलर। कैसी होती है बेटे, ट्राईएंगुलर यानी कि त्रिकोणीय। तथा बॉन्ड एंगल कितना होता है, तथा बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है, तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता, ठीक है। इसके बाद देखो बना रहा हूं मैं संरचना। अतः देखो जरा ध्यान देना, ये कार्बन है मेरे पास पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। आ गया मेरे पास R, फिर R डैश, फिर R डबल डैश। बॉन्ड एंगल कितना होगा मेरे पास, 120 डिग्री होगा, ठीक है। और एक जो pz ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, बैकेंड होता है। तो ये जो pz ऑर्बिटल देख रहे हो आप, ये कैसा होता है, बिल्कुल बैकेंड होता है, खाली होता है, बस यही संरचना है। और ये कार्बन कैसा है मेरे पास बेटा, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये कार्बन कैसा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल, ठीक है। और ये है क्या, ये है शेप ऑफ कार्बोनियम आयन, है ना, कार्बोनियम आयन, यह स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। आई होप कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।